अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त जो मुख्तलिफ बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की जानिब से सामने आ रहे हैं, दोनों ही जमातें दावेदार हैं कि वो इंतखाबात जीत कर अपनी हुकूमत कायम करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत का दावा कर रही है। जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद और शफाफ इलेक्शन की बात की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत 120 से 125 नशस्तें हासिल कर अपनी हुकूमत बनाने की दावेदार हैं, और साथ साथ दोनों जमातें जो तकरीबन 16 माह तक इक़्तिदार में एक साथ रहे, हुकूमत शेयर की, मुख्तलिफ वजारतें शेयर की, वो एक दूसरे पर ही तनकीद के रिश्तर बरसाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुलाकातें और मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स बनाने की बात कर रही है, चाहे वो ताजिर बरादरी के साथ मुलाकातें हों या मुख्तलिफ शहरों के दौरे हों। लेकिन एक ऐसी कोशिश उनकी जानिब से भी है कि जिस तरह से क्या मामलात का हल उनके पास किस तरह से होगा जब उन्होंने हुकूमत बनानी है। फिर साथ साथ एक दावा और एक इल्ज़ाम, जहाँ पर दावा है वज़ारत उज़्मा का मनसब लेने का दोनों जमातों का, वहीं पर पीपल्स पार्टी मुसलसल एक बात कहती है कि वो ज़बरदस्ती अगर किसी को वज़ीर आज़म बनाया गया तो ये भूल है, इस तरह नहीं होगा, या किसी के सिलेक्ट होने की बात की जाती है, किसी के लाडले होने की बात की जाती है। और वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून पर इल्ज़ाम है कि उनको अदलिया से भी अब रिलीफ मिलना है, उनकी राह भी हमवार होनी है और तमाम तर चीज़ें उनके लिए आगे बढ़नी है। मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेटमेंट्स अपनी जगह पे हैं, और अगर कोई जमात अब तक जिसकी मकबूलियत पर बहुत शक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गैर फॉल है या कोई अभी तक उनकी जानिब से चीज़ सामने नहीं आई, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। गो कि ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन का हिस्सा होगी, लेकिन कौन से फेसेस हैं जो उसको लीड करेंगे, कौन इलेक्शन कैंपेन को रन करेगा, टिकट्स किन को दिए जाएंगे, या अब तक कोई एक जो आम तासुर ये है कि उनको कहीं पर कॉर्नर मीटिंग तक भी नहीं करने दी जाती, या अपने कारकुनान के साथ भी मिलने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये एक पूरा का पूरा मंजरनामा है जिसमें हम आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहे हैं, और देखना यह है कि उनमें कितनी शफाफियत होगी और कौन सी जमातें किस तरह से मुकाबला करेंगी। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। और अजीम चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नियाज़ी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, जो इल्ज़ाम है आप पर, ये इल्ज़ाम ज़ोर पकड़ता जा रहा है, और हमें ख़बरें ये भी हैं कि तशवीश रखती है आपकी जमात और ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लग रहा है। लेकिन बज़ाहिर तमाम इशारे जो मिलते हैं वो यही हैं, और कंडक्ट भी नवाज शरीफ साहब का वापसी के बाद ऐसे ही रहा है, और फिर अचानक से रिलीफ पे रिलीफ मिलना, तो ये तासुर बहुत ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि वो लाडले हैं, वो सिलेक्ट हैं, उनके मामलात पहले से तय पा गए हैं। कितनी परेशानी है मुस्लिम नून के कैंप में इस इल्ज़ाम को लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इल्ज़ाम तराशी तो फिर मुखालिफ सियासी पार्टी करते रहते हैं। आप देखें कि हमें का क्या लाडलापन उसमें आप नज़र आया, उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। रूटीन के ज़रिए आए, आती अदालत में पेश हुए और अदालत से उनको ज़मानतें बहाल हुई, अभी किसको उसका फैसला होना है, तो सारा प्रोसीजर हम अडॉप्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं, लोग समझते हैं कि जी मियाँ साहब उस तरह कि जी एस्टेब्लिशमेंट को उसके तनकीद करें, उसकी चीज़ें करें। तो देखो, इस वक्त जो मसला है वो रियासत बचाने का है। तो रियासत को बचाने के लिए हम सबको, अगरचे हमारा किसी इदारे से या किसी सियासी पार्टी से गिले शिकवे भी हैं, तो हम उनको सबको साथ मिलाने के लिए तैयार हैं और मुल्क बचाने के लिए सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। देखो, हमने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान के अवाम हमें मैंडेट देते हैं, तो हम इवन कि हमारी जो PTI सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है, हम उसको भी साथ लेके चलेंगे और पहुंचने की कोशिश करेंगे। आगे उसकी मर्जी है, हमारे साथ चले ना चले, क्योंकि पहले मुल्क बचाना है। रियासत होगी तो सियासत होगी। हमने 16 माह की हुकूमत ली और आज तक हम ताने सुन रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा काम जो पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, उसको हमने डिफॉल्ट होने से बचाया। उसके लिए हमने बहुत से मैयत ली, अवाम को भी नियाज़ी तकलीफ साहब, हुई, अब ये महंगाई। तनकीद कोई और तो करे तो चलें, समझ में आती है, आपकी मुखालिफ जमातें करें, ये तो जो आपके साथ हुकूमत में रहे, बदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी ही ये तनकीद आप पर करती है, ताने आपको आपके बिल्कुल, इत्तेहादी भी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तमाम जो हमने इकॉनमी के स्टेप लिए या दूसरे स्टेप लिए, पीपल्स पार्टी की मशावरत इसमें शामिल थी। अब अगर वो करते हैं, तनकीद कर दें, तो ज़ाहिर है शायद इलेक्शन नज़दीक आ गया है, तो उसको मतलब है इसी बयानबाजी, क्योंकि मुखालिफ को हमारा वोट तो लेना है उन्होंने,
लेकिन आज जरदारी साहब का जो बयान था वो काफ़ी पॉजिटिव था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी इत्मीनान का इजहार किया है और उन्होंने फिजा को भी साजगार करार किया है। वो जो एक बयानिया थी जो पीपल्स पार्टी की मतलब सेकंड लाइन जो एक बयानबाजी हो रही थी, बल्कि बिलावल साहब भी कुछ ऐसे किया था कि शायद हम जो है वो मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा प्लेटफार्म किया जा रहा है या उसको एक फिजा बनाई जा रही है, बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन आज जरदारी साहब के बयान से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब उन्होंने कहा कि बिल्कुल शफाफ शफाफ इलेक्शन के लिए माहौल हमारे मुल्क में बन गया है। तो मेरे नज़र पे अब वो मुतमिन है कि इस तरह मुल्क में शफाफ इख्तियार होने चाहिए और इंशाल्लाह होंगे। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक बड़ी पार्टी है हमारे मुल्क की, मुल्क ऐसी नेशनल पार्टी है और उसने ये तस्लीम किया है कि इलेक्शन होने चाहिए और उन्होंने हमारी हाँ के साथ हाँ मिलाई है कि बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ताकि अवाम के एक न्याज़ी मैंडेट साहब, के मैं समझा साथ। नहीं आपकी हाँ के साथ हाँ कैसे मिलाई है। वो तो हमेशा से जिस दिन से हुकूमत गई वो तो 90 दिन में इलेक्शन कराने पर जोर देते रहे और आप पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि आप ताख़ीर की वजह बन रहे हैं। हाँ में हाँ उन्होंने कब मिलाई? आप लोग तो बिल्कुल पोल्स अपार्ट एक अपने। उसमें जी, हम उसमें देखो ना, हमें उसमें हमारा कसूर तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां की। अब जो जिसकी मतलब शुमारी जिस सेंसस पे पीपल्स पार्टी ने भी साइन किए और आइन ये कहता है कि जब सेंसस हो जाए तो फिर नई हल्का बंदियां की जाएं और उसके मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं। तो उसमें तो ये हमारे साथ शामिल थे, इनको पता था कि जी इलेक्शन लेट होंगे और फिर लेट ज़ाहिर है और हल्का बंदी के लिए इलेक्शन कमीशन तो अपना पूरा जोर लगा रहा है, बल्कि उन्होंने अपने शेड्यूल टाइम से 15 दिन कम किए, उसमें अपना सारा वो मुकम्मल कर रहा है और 8 फरवरी की डेट भी दी है और अब तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, यानी कि इस 8 फरवरी की डेट को अब तो एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है कि जी राइट, जो भी वजह थी अब पॉइंट आ वो गया ये न्याज़ी साहब आपका। मैं ज़रा बदर साहब की ये जानिब कानूनी है। पढ़ूंगा। बदर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऐसा एक तासुर उभरता है कि शायद बिलावल साहब और जरदारी साहब एक अलहदा पेज पर हैं। बिलावल साहब मुसलसल कुछ और बात करते आ रहे थे, तनकीद उनकी PMLN पर थी। जरदारी साहब से कल बरतानवी सफ़ीर मिले, आज उनका स्टेटमेंट बिल्कुल तब्दील हो गया, वो PP की अक्सरियत का दावा करने लगे। बिलावल साहब कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। इसकी क्या ये क्या पार्टी पॉलिसी है कि इस तरह से चलना है कि बिलावल साहब का एक रोल डिफाइंड है, जरदारी साहब का एक रोल डिफाइंड है, या वाकई दोनों अलग-अलग अप्रोच रखते हुए चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर किसी को ये लगता है या कोई तासुर है कि कोई दो अलग-अलग पॉलिसीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक ही पेज पे हैं और सेम पेज पे हैं और दोनों की एक ही पॉलिसी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद का इजहार किया और वो समझते हैं कि इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है, तो बिलावल साहब भी यही समझते हैं कि इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है। और सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही सबसे पहले इस चीज़ की डिमांड शुरू की थी कि पाकिस्तान के अंदर 90 रोज़ के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। और फिर उसके बाद बहुत सारी दीगर जमातों ने आके उस चीज़ को कहा। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी चीज़ के ऊपर कोई तनकीद या कोई सच बोलते हैं, उस पर सियासी मुखालफिन को जो है बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि उसको तंजिया तौर पे उसको लें और उसके ऊपर हर बात पे जवाब दें। क्योंकि PDM की हुकूमत के अंदर अगर मुल्की मिसाइल बड़े हैं, आपने मिल के रियासत को बचाया और सब ने मिल के अपनी अपनी सियासत को डैमेज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी उसमें नहीं थी। पीपल्स पार्टी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है मामलात हैं जिसमें पीपल्स पार्टी से ज़्यादा नून लीग को डैमेज हुआ है। और क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून जाके बात करती है, ख़ास तौर पे पंजाब में, देखिए पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, बिलावल साहब, उन्होंने तो कहा मियाँ साहब को बलूचिस्तान पहले आना चाहिए था, उनको मुल्क से बाहर नहीं आना चाहिए था, जाना चाहिए था। मुल्क वापस आए तो वेलकम किया, उन्होंने कहा सिंध आएंगे तो हम वेलकम करेंगे। प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम तो है कि जब PMLN आवाज़ उठा रही थी वोट को इज्जत दो, PMLN जो है आवाज़ उठा रही थी कि हम किसी भी ऐसे मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे
फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की डिमांड करेंगे तो वो बात ठीक है, लेकिन जहाँ पे उनकी खामोशी आती है तो वहाँ पे वो सवालिया निशान उठ जाता है। जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आती है, बिलावल साहब ने अपनी भी कारकर्दगी बताई और दूसरी जमातों को भी कहा कि अपने अपने वज़ीरों की कारकर्दगी देखें इसमें तो कोई बुराई नहीं है, वो उनके कुलीग्स थे और अगर वो कोई बात करते हैं इसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि इसके ऊपर आप समझना शुरू कर दें कि कोई तंजिया बात है। तो फिर इंडिविजुअल वजारतों की कारकर्दगी तो नहीं होती, मजमूई तौर पर एक हुकूमत की कारकर्दगी होती है और उसकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बिल्कुल कारकर्दगी होती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्रेडिट दे चुके हैं कि इस हुकूमत को चलाने में क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है और उनका एक प्रोफेशनल बड़ा अच्छा इज्जत वाला प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशन था और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो आज भी अपने सियासी मुखालफिन की जो है इज्जत करती है, रवादारी की सियासत पे बिलीव करती है। बदर साहब समझती है कि किसी को जातियात का निशाना ना बनाया जाए। गवर्नमेंट रही है जिसमें कोई भी किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात तो अभी हालिया बयान जो नवाज शरीफ साहब का आ गया, जब उन्होंने ये कह दिया कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म अलविदाई तकरीर तैयार थी, फिर हमें मजबूर किया गया कि हम वो ना करें और हुकूमत चलाएं, तो वो पूरी गवर्नमेंट मजबूरी में चली। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो इस सब कैसे देखते हैं आप? एक दिलचस्प सूरत हाल है, एक ऐसी हुकूमत जो इत्तेहाद में रही, उसके बाद एक दूसरे पर तनकीद भी है, अब ज़ाहिर है कुछ तो जलसे जुलूस में जाकर कहना भी है। कितनी इफ़ेक्टिव ये कैंपेन आपको नज़र आ रही है मुस्तकबिल में होती हुई, या जो इसकी मौजूदा फॉर्म या सूरत हाल है, जब हम देख रहे हैं कि एक दर्जा हरारत बढ़ रहा है और एक तनकीद का मामला चलना शुरू हुआ है, ये फ़िज़ा पूरी किस तरह से आप देखते हैं? क्या बहुत दिलचस्प नहीं है ये? बहुत शुक्रिया अरस्ता। पाकिस्तान की साबका मखलूत हुकूमत ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं कर सकी कि जिसकी बुनियाद पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बाहर आकर ये कह सकें कि हमने ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे पब्लिक को रिलीफ मिल गया, जिससे अफरात ज़र कम हो गया, जिससे महंगाई कम हो गई, जिससे कर्ज़ों का बोझ कम हो गया, बिजली की खपत जो थी वो ज़्यादा हो गई, बिल कम हो गए, बेरोज़गारी कम हो गई, सेहत के मामला ठीक हो गए, तालीम के मामला ठीक हो गए। ऐसा कुछ नहीं था। जब ऐसा कुछ नहीं था तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर रवायती पुराने हरीफ एक दूसरे पर कीचड़ी ही उछाल सकते हैं, और जब आप किसी जगह पर खड़े होकर कीचड़ उछालें तो उसकी कुछ छींटें अपने आप पर भी गिर जाती हैं। न पीपल्स पार्टी इससे बचेगी, न PMLN इससे बच सकती है। ये दुरुस्त है कि जिस वक्त हुकूमत के ओहदों की तकसीम का मामला था तो पीपल्स पार्टी ने ऐसे महकमे और ऐसे डिवीजन लेना चाहे कि जिनका आवाम के साथ बराह रास्त ताल्लुक ना हो, मासवाए BISP के या इंडस्ट्री का मामला किसी हद तक पब्लिक से रिलेटेड था, लेकिन उस पर जो कुछ हुआ है वो हम सब जानते हैं। बाकी रह गई बात ये कि मुल्क बचाने के लिए न्याजी साहब और बदर साहब की पार्टियां जो थीं वो कोशिश कर रही थीं, तो आर्मी चीफ जो इनको पैसे ला के देते थे या उसका बंदोबस्त करते थे, उनको भी अपनी किसी पार्टी में कोई एक पार्टी शामिल कर ले ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ खड़े हैं और किसके साथ क्यों खड़े हैं। अगर आर्मी चीफ का कोई रोल नहीं था तो आज जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भी वो मौजूद हैं और उसके मुताबिक चीज़ों को लेकर आगे चला जा रहा है। इससे हटकर दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि पाकिस्तान में कभी लोगों को हक के राय दही के लिए अपनी चॉइस के मुताबिक फैसला करने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, ऐसे मामलात को इंजीनियर तरीके से आगे बढ़ाया गया, चॉइस बहुत कम होती थी। 88 की चॉइस, 90 की चॉइस, 93 की चॉइस, 97 की चॉइस, 2002 की चॉइस, 2008 की चॉइस, 2013 की, 2018 की, ये सब हमारे सामने। अगर आप कहें तो मैं 70 की भी बात बीच में कह देता हूँ। जब चॉइस ही लोगों के पास नहीं होती, वो 2, 3, 4 चॉइसेस में से अपनी पसंद की चॉइस को लेकर आगे बढ़ सके तो फिर तो मामला ठीक है। अब भी यही महसूस हो रहा है। आने वाले दिनों में ये बात साबित होकर सामने आ जाएगी कि क्या लोगों के पास एक से ज़्यादा चॉइस होगी मुख्तलिफ जगहों पर, या एक ही चॉइस होगी कि उसी के मुताबिक चलें। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं
وہ اس سے مختلف ہیں جو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو میں کرنا چاہتے ہیں یا آج کل ہو رہے ہیں، یا جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہمیں بیان کرنا چاہتی ہیں اور ہم سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے زمینی حقائق پر. اگر یہ سمجھا جائے کہ زمینی حقائق پر صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی باقی ہے، تو پھر باقی تمام 176-77 جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بند کریں، ان کے دفتروں کو بند کر دیا جائے اور کہا جائے جائیے آپ گھر جا کے بیٹھیے، یہ دو پارٹیاں مل کر حکومت بنا لیں گی. ماضی میں ایک دوسرے کی حریف رہی ہیں، پھر حلیف ہو گئی. اب ان کے پاس چونکہ پبلک کو دینے کے لیے کچھ نہیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر، تو بات کی جاتی ہے کہ اگر میرے بزرگ زندہ رہتے اور ان کے بزرگ زندہ رہتے تو فوج میری اپنی ہوتی. ماضی کے معاملات میں ان کے کردار اتنے خوبصورت نہیں تھے کہ لوگ ان کے ماضی کے کرداروں کے حوالے سے ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں. پبلک چوائس کچھ اور ہے، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اپنے لیے ایک طویل المدت پالیسی جو ہے اس کو بنا کر ہمیں دیجیے تاکہ اس کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ طے کیے جائیں. نہ ہم معاشی طور پر خود مختار ہیں، نہ ہم سیاسی طور پر خود مختار ہیں. جو سڑکوں پر، جو گلیوں میں، جو بازاروں میں صورتحال ہے، اگر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نفس کو ہاتھ رکھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے تو پھر اس ملک کا اور میرا اور آپ کا اللہ حافظ ہے. رائٹ. نیازی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، میں پیپلز پارٹی جس طرح سے عوام کے پاس جاتی چیزیں کرتی نظر آ رہی ہے، آپ لوگ ابھی تک مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں، گو کہ جلسوں کا ایک اسکیجول آیا بھی ہمارے سامنے، لیکن عوام کے پاس جانے میں تاخیر کیوں ہے اب تک؟ دیکھیں جی، عوام کے پاس ہماری جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے سارے عوام کے پاس ہیں، جنہوں نے ایم پی ایم ایل اے سارے اپنے حلقوں میں ہیں. ظاہر ہے اب میاں صاحب آپ آئے ہیں 21 اکتوبر کو آئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر معاملات سب اس پارٹی کے ساتھ کیسے چل رہا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، ملک کی معیشت کو کیسے آگے لے جانا ہے، سب کو ایک کمیٹیاں بناتی ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. اور جو ہی الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوتا ہے انشاءاللہ سارے فیلڈ میں ہوں گے اور میاں صاحب بہت بڑے تاریخی جلسے کریں گے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. دوسرا، ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے، کوئی مایوسی کا اظہار کر رہے تھے، دیکھو پاکستان کو ہم نے ہی سنبھالنا ہے، ہم نے ہی گرداب سے نکالنا ہے. قوموں پہ برے وقت آتے رہتے ہیں، اس وقت ہماری معاشی حالات برے ہیں، اس کوئی شک نہیں، لیکن بجائے ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگ جائیں، ایسے نہیں ہے. تو جب پورا گھر کاوے کے بگڑا ہوا ہے تو پھر ہمیں اکٹھے بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا. باہر سے کسی نے آ کے نہیں ہے، باہر کر کے تو آئی ایم ایف کیا ڈکٹیشن دے رہا ہے. میرے خیال میں جتنا جلدی ہو سکے آئی ایم ایف سے نجات لینی چاہیے. اور میرے خیال میاں صاحب میں ایسا ہے، ان کا پرسپشن، ان کا ویژن، ان کی ٹیم ایسی ہے کہ ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نجات دلا سکتی ہے. تو ہمیں 5 سال اگر ہم مینڈیٹ دیتے ہیں تو کم از کم 5 سال ہمیں چلنے دیے جائے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اعتراض اٹھایا جائے کہ آپ نے اچھا کام کیا نہیں کیا. ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، 2 بڑی پارٹیاں ہیں، کانگریس اور بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی، دونوں 10 سال حکومت کرتی ہیں، پھر جا کے عوام سے بات کسی کی پالیسی کا جب تک تسلسل نہیں ہوگا تو جب وہ کیسے مطلب اپنے جو اس کا معاشی ویژن ہے وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا. ہمیں اگر 10 سال چلنے دیا جائے اور یہ اگر ہمارا پڑوسی ملک کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو ہر تمام پارٹی کو موقع ملنا چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں کہ سارے ملک کے دشمن نہیں ہے، ملک سے مختص ہیں اس کو، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے ملک آگے لے جانے کا. اگر ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں عوام تو پھر ہمیں حکومت کم از کم 5 سال تو کرنے دی جائے نا جی. 5 سال کے بعد ہمارا انتصاب کیا جائے کہ ہاں نہیں آپ نے پرفارم نہیں کیا، صحیح کیا. اب میاں صاحب کا 13 سے 18 دور ہے، تو 3 سال کے بعد مطلب پہلے دن سے 14 میں دھرنا شروع ہو گیا، 6 مہینے وہ دھرنا رہا، پھر آ کے یہ اقام پناہ میں سارے نکل آئے، اور پھر 17 میں میاں صاحب کو حکومت سے ہاتھ ہونا پڑا. تو ان پورے حالات میں بھی الحمدللہ ڈالر ریٹ ہم نے فکس رکھا. ہمارا اسٹاک ایکسچینج ایشیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج قرار پائی، ہمارا روپیہ مستحکم رہا، ہمارے جو روڈز ہیں، جو سی پیک کے منصوبے وہ ہم نے کچھ مکمل کیے، کچھ نہیں ہو سکے. اور شاید ہمارا جرم بھی یہی تھا کہ ہم نے سی پیک کو آگے چلایا. انٹرنیشنل قوت نے یہ نہیں چاہتی تھی کہ میاں صاحب جو ہے اور چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھا کے پاکستان کو اتنا آگے لے جائیں. صہیونی جو قوتیں ہیں وہ پاکستان کو کیسے برداشت کرتی ہے کہ ایک پاکستان
एटमी इस्लामी मुल्क भी हो और इतना तरक्की करे, दोबारा हम सांसों का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन मकसद ये है कि तमाम सियासी पार्टियों को अपने अपने लचक पैदा करनी होगी और इकट्ठे बैठ के मसले का हल निकालना होगा। हम अपने नजरिए से पीछे नहीं हटे, लेकिन जब एक सियासतदान टेबल में बैठता है जमहूरियत के लिए, जब उसके लिए, तो फिर थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है ताकि सबको साथ मिला के। नियाज़ी साहब जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं बदर साहब की जानिब बढ़ूंगा। बदर साहब, मैं एक चीज़ जो जानना चाहूँगा, जब आप दावा आप भी करते हैं, अक्सरियत का PMLN भी दावेदार है, और हर वो जमात जो इंतखाबी मैदान में उतरती है वो इसी उम्मीद से कि उसने हुकूमत बनानी है, उसने इक़्तिदार संभालना है, मसाइल का हल निकालना है, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपकी बात भी दुरुस्त है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, एक आम तासुर पाकिस्तान में ये है कि पंजाब में जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वही विफाक में हुकूमत बनाता है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ख़ुद पंजाब से आप हैं, आप बेहतर जानते हैं, चाहे लाहौर शहर की हम बात करें या बाकी इलाकों की, पहले जनूबी पंजाब, ये तमाम तर जगहों पर पीपल्स पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी हुई है, वोट बैंक बहुत सुकड़ चुका हुआ है। तो ये किस तरह इस मामले को कैसे आप ओवरकम करेंगे अक्सरियत के दावे करने के लिए? देखिए अरसलान, बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो पीपल्स पार्टी बहुत नैरो मार्जिन से हारी थी, तो अब वो सीटें पीपल्स पार्टी जो है वो विन बैक करेगी और वो सीटें जीतेगी। तो पीपल्स पार्टी की साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब में जो पिछले इलेक्शन के अंदर सीटें थी उससे ज़्यादा आएंगी। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध के अंदर सेहत के शोबे में NICBD, गैम्बेड और SIUT के अंदर जो काम किया है, ट्रांसपोर्ट में किया है, और अब थर से लेके कराची तक जो डबल ट्रैक बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं, उसका मंसूबा दिया है कि जब हुकूमत आएगी तो पीपल्स पार्टी के पास सिंध की ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे मंसूबे हैं। हम लेट ज़रूर हुए हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब तक वज़ीर ख़ारजा नहीं बने थे तो वो हुकूमती मामलात को उस तरीके से जो है इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन जब वो वज़ीर ख़ारजा बने तो उनको बहुत सारी चीज़ों की समझ आई कि कैसे उनको सुपरवाइज़ करना है, ओवरसी करना है। तो उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके चीज़ों को जो है ओवरसी करके अपना इंटरेस्ट शो किया और चीज़ें हुई 16 माह के अंदर। यही अगर उससे पहले के टाइम के अंदर होती तो सूरत हाल बहुत बेहतर होनी थी। आइंदा आने वाली हुकूमत जो होगी पीपल्स पार्टी की, वफाक की और सिंध की और बाकी सूबों के अंदर जो शराकत दारी की, तो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेगी। और पंजाब के अंदर जो सूरत हाल ग्राउंड पे नज़र आ रही है वो वैसी है नहीं। पीपल्स पार्टी मौजूद है लेकिन हमारे तंजीमी स्ट्रक्चर का जो कनेक्टिविटी है लीडरशिप की के साथ आम वोटर की, उसके अंदर एक गैप था, लेकिन हम वो गैप कवर करने जा रहे हैं। जब बिलावल साहब और बीबी आसफा बाहर निकलेंगी, मोबिलाइज करेंगी, तो लोग बाहर निकलेंगे, वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और जो एक तासुर जा रहा है कि यहाँ पे PMLN शायद इतनी सीटें जीत जाए, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बुनियादी हक होता है और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो सीटें जीते और इक़्तिदार में आए, लेकिन असल बात यह है जो हकीकत की है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाने का मकसद ही यही था कि शहबाज शरीफ साहब समेत PMLN की तमाम लीडरशिप ये समझती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो इस मुल्क के अंदर PMLN बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी। मियां साहब के आने से एक इलेक्शन कैंपेन मियां साहब लीड करेंगे जिससे कुछ खातिर खास सीटें वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो 8 फरवरी का दिन ही बताएगा, क्योंकि जो ग्राउंड पे पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है PMLN के लिए। बिकॉज पिछले कुछ अरसे में जो जिस घर में बिजली का बिल गया है वहाँ से खैर नहीं आएगी, वहाँ से वोट नहीं पड़ेगा। इसलिए तासुर लेना और इस चीज़ का डैमेज हमें भी हुआ है, सिर्फ मैं PMLN की बात नहीं कर रहा, हमें भी इसका नुकसान जाएगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान पंजाब के अंदर PMLN को जाएगा। इसी वजह से हमारा मेन फोकस जो है वो दूसरों सूबों के साथ साथ पंजाब में भी है कि इतनी सीटें हम जीतेंगी कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी हुकूमत जो है बनना नामुमकिन होगा। बिकॉज पीपल्स पार्टी को साथ मिलाए साथ ही हुकूमत बना सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ PMLN नहीं है, यहाँ पे PTI भी है, यहाँ पे IPP भी है। उन्होंने भी अपनी अपनी सीटों का हिस्सा जीतना है और लेना है। और फिर ये जो एक डिवीज़न आएगी पंजाब के अंदर और सेंटर के अंदर, उसके बाद सूरत हाल क्लियर होगी कि कौन हुकूमत बनाने में कामयाब होगा। पीपल्स पार्टी तो बड़ी पुरुमीद है, जैसे पहले तमाम ताकतों को
پولیٹیکل فورسز اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے بلا کے اعتماد دے کے کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے گئے. آئندہ بھی پیپلز پارٹی کے کام کرے گی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر ہم اپنی حکومت بنائیں گے. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عظیم چوہدری صاحب، یہ جو نئی جماعت ہے آئی پی پی کی بات اگر ہم کریں یا باقی جو کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی، یہ کتنا ایک ڈیسائسو رول آپ سمجھتے ہیں الیکشنز میں پلے کریں گے، اور کتنا کوئی ان کا ووٹ بینک ہوگا یا یہ انڈیویجولز کا ووٹ بینک ہوگا، کوئی ڈنٹ کریٹ کریں گے یا ان کا اتنا وزن بھاری ہوگا کہ جس نے حکومت بنانی ہے اس کی طرف یہ جا کے ساتھ مل کر ایک گروپ ایسا بنیں گے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، 4 پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان معاملات طے پائیں گے. بنیادی طور پر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اپنی جگہ پر رہیں گی. پیپلز پارٹی، آئی پی پی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این. کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب اگر بدر صاحب دے دیں تو آسانی ہو جائے گی. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. پی ٹی آئی اور آئی پی پی اکٹھے نہیں بیٹھ سکیں گے. اگر اس ترکیب کو میں دیکھوں اور اس کو ذہن میں رکھوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب میں اور وفاق میں پی ایم ایل این اور آئی پی پی مل کر حکومت بنائیں گے، اور یہی بظاہر نظر بھی آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس صوبہ سندھ ہوگا، میجورٹی ہوگی ان کی وہاں. بلوچستان میں مخلوط حکومت ہوگی، حکومت سندھ میں بھی مخلوط ہوگی اور پنجاب میں بھی مخلوط ہوگی، کے پی کے میں بھی مخلوط ہوگی، مرکز میں بھی مخلوط ہوگی. جب مخلوط حکومتیں ہوں گی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ چونکہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا اس لیے ہم لوگوں کی اس طرح خدمت نہیں کر سکے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست نیازی صاحب سے کہ یہ جو بجلی کے کارخانے لگائے گئے یہ حکومت پاکستان کے پیسوں سے تو نہیں لگے تھے، یہ تو قرض لے کر لگے تھے، اور قرض کی ادائیگی میں ہمیں مدتوں لگیں گی، اور جس ریٹ پر بجلی ہم خرید رہے ہیں وہ لوگوں پر عذاب پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا. اسی طرح جب پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا ہپکو کے ساتھ معاملہ، تو وہ بھی پیسے جو تھے وہ قرض تھے، اور اس کے بھی جو معاملات تھے وہ اسی کی بنیاد پر پھر بعد میں جو سودے ہوئے وہ بھی اسی طرح کے مہنگے سودے ہوئے. ہپکو کو تو کسی حد تک مجبور کر کے پیسے کم کروا لیے گئے تھے، لیکن ہم جتنی بجلی لیتے ہیں اس کی بجائے ہم ان کی کیپیسٹی پر بل ان کو ادا کرتے ہیں. تیل بھی ہم خرید کے دیتے ہیں، گیس بھی ہم دیتے ہیں. ایسے حالات میں اگر میں موٹر ویز کی بھی بات کروں تو موٹر ویز جو بن رہی ہیں یا بنی ہیں وہ بھی قرض کے پیسوں کی بنی ہیں. تو قرض کے پیسوں کی قیمت تو لوگوں نے ادا کرنی ہے، ٹیکس والوں نے ادا کرنی ہے، اور انہی کی زندگی مشکل ہے. اس لیے میرا خیال ہے اس کریڈٹ کو بھی بند کر دیا جائے کہ ہم نے موٹر وے بنائی اور ہم نے بجلی کے معاملات کو ٹھیک کیے. آپ تو شروع میں یہ کہتے تھے 88 میں یہ بات آپ نے کہی تھی کہ ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے، اور 93 کے بجٹ میں بے نظیر صاحبہ نے پیسے رکھے تھے جو وڈرا کر لیے گئے تھے. تو دونوں پارٹیز کو سستی بجلی دینے کی ضرورت تو موجود ہی نہیں ہے. یعنی اس میں کس کا کیا مفاد تھا میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن دونوں پارٹیز کی حب الوطنی پہ بھی مجھے کوئی شبہ نہیں ہے اور نااہلی پر بھی کوئی شبہ نہیں ہے. حب الوطنی پر بھی کوئی شبہ نہیں ہے اور نااہلی پر بھی کوئی شبہ نہیں ہے. میں ایک آخری سوال جو کہ چاہوں گا آپ تینوں معزز مہمانوں سے پوچھ لوں. نیازی صاحب، آپ کی رائیول جماعت ہے لیکن ایک حقیقت تو ہے، ان کی ایک سپورٹ بھی ہے. جو 9 مئی کے واقعات تھے اس کو بھگت رہے ہیں، بھگتنا چاہیے، ہم سب اس کی سپورٹ میں ہیں. غلط کیا اور اس کا انجام، لیکن عوام کی ایک سپورٹ تو ہے. یہ جماعت آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اور مقابلہ آپ کے ساتھ کریں گے؟ کیونکہ یہ آپ کے ٹف کمپیٹیٹر تھے پنجاب بھر میں، آپ کے ووٹ بینک کو انہوں نے بڑا حد تک سکویز کیا، نیا ووٹ بینک لیا، اپنا ووٹ بینک لیا. پنجاب میں ان سے مقابلہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں ان سے مقابلہ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ 9 مئی کی واقعات میں ملوث ہیں ان کو مائنس کر کے باقی سے ہمارا مقابلہ ہوگا. بالکل ہم چاہیں گے کہ وہ ضرور مقابلے میں شریک ہوں. جو لوگ 9 مئی کے واقعہ میں ملوث ہیں انہوں نے تو ریاست کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. انہوں نے ایک قسم کا پوری ہمارے ریاستی ادارے، سیکورٹی ادارے کے خلاف، وہ تو پورا ایک coup تھا. اگر اس میں کوئی ملوث ہے تو بالکل ہم مخالفت کریں گے، بلکہ کورٹس کو دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ ان لوگوں کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. انہوں نے ملک کی چولہے کو، بنیادوں کو ہلا دیا ہے. تو وہ 9 مئی والے لوگ تو ہم برداشت نہیں کریں گے، بلکہ کورٹ میں آ کر دم تک جائیں گے. باقی جو 9 مئی کے بعد ملوث نہیں ہے، بالکل ان کو ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. اس میں کیا لیول پلینگ فیلڈ؟
जिस तरह हमने 18 में लड़ा तो वही फीड उनको मिलेगा। हमारी क्यादत उस वक्त अंदर थी, जिनकी केसेस में अंदर है तो कहना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड। अब मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का दौर है और कोई भी पाबंदी नहीं होगी। हाँ, जो मुल्क से दोस्ती करते हैं या मुल्क दोस्त अनासर हैं पीटीआई के, मैं को मुल्क दुश्मनी का सिवा 9 मई के जो लोग लवर्स हैं उनके अलावा वो पीटीआई वाले मुहबे बताने, तो वो बिल्कुल फीड में आए और मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ मुकाबला करें। फिर पाकिस्तान के अवाम की मर्जी है, जिसको मैंडेट थे उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। बदर साहब, जो एक सवाल उठाया था चौधरी साहब ने, कोई पॉसिबिलिटी, एक तो पहले ज़रूर बताएं कि आप समझते हैं पीटीआई को भी भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में या नहीं, और दूसरा ये कि क्या पीटीआई और आप लोग साथ बैठ सकते हैं? वाहिद एक जमात है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के बातचीत कर सकती है। इसमें अगर पीटीआई के साथ बैठने की बात करते हैं तो 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलव्वस हैं उनके साथ बिल्कुल बातचीत का दरवाज़ा बंद होगा, उनके साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके अलावा पीटीआई के लोगों से बातचीत हो सकती है और उनको बिठा के अगला लाएअमल भी तय हो सकता है कि मुल्क के अंदर एक जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है उसका वो हिस्सा बने और आगे उसको रिव्यू किया जाए कि कैसे और पॉलिटिकल फोर्सेस इसका हिस्सा बन सकती हैं और मुल्क में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। राइट। चौधरी साहब, आपकी क्या राय है? आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अब अगर सिंपल हम जब कहते हैं 9 मई तो वो तो फिर सारे के सारे रगड़े गए ना, जितनी टॉप लीडरशिप थी, जो फेसेस नोन थे, कि नए चेहरे सामने आएंगे, उभरेंगे, वो वोट लेंगे, वो मैदान में आएंगे। क्या देख रहे हैं आप? 103 लोगों के नाम हैं जिन पर केस चलाना मकसूद है। इनमें से 6, 7, 8 लोग ऐसे हैं जो कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के अरकान थे या सेनेट में थे। बाकी तो वो लोग हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे, प्रोविंशियल असेंबली का हिस्सा नहीं थे। लेकिन पीटीआई 103 लोगों की जमात नहीं है। पीटीआई के पास अपनी मदद के लिए कई हजार लोग मौजूद हैं जो इलेक्शंस में उनकी मदद कर सकते हैं, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा हों। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर तो आप उसको बैन करने नहीं जा रहे, कोई मुकदमा ऐसा नहीं है। और अभी जिस मुकदमे की बात 9 मई के हवाले से हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट आना बाकी है। जब वो वर्डिक्ट आ जाएगा तो फिर देखेंगे कौन बरी होता है, कौन उसमें मुल्जिम होता है, कौन मुजरिम होता है। लेकिन तावक्त है कि हतमी तौर पर सजा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाया जाएगा। आप किसी शख्स को इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते, ये उसका बुनियादी हक है कि वो इलेक्शन लड़े। तरीकाकार क्या बनेगा मैं नहीं समझता, लेकिन बज़ाहिर ये महसूस होता है कि पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ना कोई कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगी उसके लिए कि वो लड़ सके। लेकिन अगर वो लड़े तो यकीनन उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक कुव्वत मौजूद हैं और जैसी तैसी भी हैं। वो पाकिस्तान में 3.5 साल उन्होंने हुक्मरानी की, केपीके में 10 साल हुक्मरानी की। आप कैसे उनको उठा के बाहर फेंक सकते हैं? अगर 70 के मामला को देखा जाए तो 70 में भी कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लगा, लेकिन वो सब का सब इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने से रोकना तो मेरा नहीं ख्याल इलाज है मसले का। मसले का इलाज तो यह है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, पाकिस्तान के लिए जो दिक्कत आमेज वक्त आ चुका हुआ है, उसे निकलने के लिए एक लाया-अमल तय किया जाए। राइट और सर। अगर वो लाया-अमल वक्त से पहले तय नहीं होगा तो वक्त के बाद यानी इंतखाब के बाद उस पर कंसेंसस करना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।